24x7 देख रहे हैं आप। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे जो कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल बरेली पहुंचे हैं। झारखंड राज्यपाल संतोष गंगवार अपने कार्यालय पहुंचे। भारत सेवा ट्रस्ट ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल संतोष गंगवार अपने कार्यालय पहुंचे हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। भारत सेवा ट्रस्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहाँ पर संतोष गंगवार का स्वागत किया है। उनका राज्यपाल बनने के बाद उनका स्वागत हुआ है और झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल बने हैं संतोष गंगवार। उनका स्वागत हुआ है जब वो अपने कार्यालय पर पहुंचे, तो वहां पर उनके समर्थकों ने, उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत सेवा ट्रस्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। तो संतोष गंगवार का स्वागत करने वालों का वहां पर तांता लग गया है। उनका स्वागत किया गया। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल जब बरेली पहुंचे। राज्यपाल का जो जिम्मेदारी और दायित्व होता है, ये हम इस बात को एहसास करते हैं और वास्तव में इस लोकतंत्री व्यवस्था में एक सही ढंग से शासन प्रशासन चले, ये जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल जिस ढंग से काम करें, हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करें और ऐसा काम ना करें जो किसी को कहने का मौका मिले। मैं अभी एक जिम्मेदारी मुझको जो मिली है, मैं वहाँ जाने के बाद बहुत सी बातें समझूंगा और फिर टिप्पणी करूँगा। एक संवैधानिक पद है, लगातार आपकी पहचान एक जमीनी नेता के रूप में रही है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ राज्यपाल जो है आपकी जिम्मेदारियाँ बहुत ये संवैधानिक पद है और राज्यपाल के नाते जिम्मेदारी कुछ जाती, इसलिए कुछ भी अभी टिप्पणी नहीं की जा सकती है बगैर वहाँ पर जाए, वहाँ की स्थिति को समझे और वहाँ लोगों से बात करें। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि कन्नौज से है। दिवंगत सैनिक के घर पहुंचे हैं मंत्री असीम अरुण। दिवंगत सैनिक राम नरेश यादव को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। सैनिक की पत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी असीम अरुण ने दिया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सैनिक की पत्नी को उन्होंने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। परिवार के लिए हर संभव मदद करेंगे, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने दिया है। तो कन्नौज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिवंगत सैनिक के घर मंत्री असीम अरुण पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दिवंगत सैनिक राम नरेश यादव को श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी से मुलाकात की, उनकी पत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और विश्वास दिलाया कि हर संभव मदद शहीद के परिवार की जाएगी। एक बहुत बड़ी चुनौती कारगिल में हम लोग के सामने पाकिस्तान ने प्रस्तुत की थी, जिसको हमारे साथी कन्नौज के भी तमाम योद्धा, पूरे भारत के योद्धा ने उसको लड़ा, उसमें सफल हुए। ऐसे ही हमारे कन्नौज के हमारे गौरव की बात है, हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय राम नरेश यादव जी उस युद्ध में शामिल थे। उनको 5 गोलियां लगी थी, लेकिन हम सबका सौभाग्य कि वो उसमें जीवित बच के निकल के आए। लेकिन 2022 में बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हुआ। ये हम सब के लिए बहुत कष्ट की बात है, हम उनको बहुत जल्दी छोड़ कर चले गए। लेकिन पूरे कन्नौज के लिए बहुत गौरव की बात है कि कारगिल युद्ध में जिसका विजय दिवस। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता रईस खान हमारे साथ फोन लाइन पर है। रईस, और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि कारगिल जंग में घायल होने वाले दिगंबर सैनिक के घर मंत्री असीम अरुण पहुंचे। दिगंबर सैनिक राम नरेश यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सैनिक की पत्नी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है आज जिले में कारगिल युद्ध में शामिल सैनिक जो शहीद हुए थे उनके घर पे हम आए हैं। ये गुगरापुर जिला के हनुमंत खेड़ा के रहने वाले दिगंबर सैनिक राम नरेश यादव थे। कारगिल युद्ध के दौरान 14 जुलाई को घायल हुए थे। 5 पाकिस्तानियों को ढेर करने के बाद इन्होंने अपनी एक हिम्मत का साहस दिखाया था और घायल हो गए थे। तो उसके बाद इनके बीमारी के चलते इनकी मौत हो गई थी। वही आज असीम अरुण वहां पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को हर संभव मदद देने की बात कही। जी ठीक है रईस, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि मंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ बातचीत की। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि कानपुर से है। शासन ने यहां पर नोटिस जारी किया है। अवैध बस्ती को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने अधिकारी को फोन पर फटकार लगाई है। इसके बाद
तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध बस्ती को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीजेपी विधायक ने अधिकारी को फोन पर फटकार लगाई इसी मामले में, जहां पर शासन ने नोटिस जारी किया। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शासन ने नोटिस जारी किया है, अवैध बस्ती को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाई है। चाहिए नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया, तो तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है। ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे, इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको गुजरवा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। ठीक है, अब लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा से नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हो गया। बड़ा अपडेट है, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे बने। अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं माता प्रसाद पांडे। इटावा सीट से इस वक्त वर्तमान में विधायक हैं। वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं माता प्रसाद पांडे, यानी कि वरिष्ठ नेता हैं सपा के, जहाँ पर उनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इटावा सीट से वो इस वक्त विधायक हैं, वरिष्ठ नेताओं में उनका नाम शामिल है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज की जो देखिए जो महत्वपूर्ण बैठक थी, अखिलेश यादव ने जो महत्वपूर्ण बैठक ली थी, जो विधानसभा का जो सत्र, मानसून सत्र उत्तर प्रदेश में होना है, उससे पहले बैठक हुई थी, और उस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना था, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। तो अब यहाँ पर फैसला हो गया है, माता प्रसाद पांडे यहाँ पर जो कि वर्तमान विधायक हैं इटावा सीट से, उनको नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, ये जो चुनाव है सपा का, नेता प्रतिपक्ष को जो चुना गया है, ये किस तरीके से देखा जा सकता है पॉलिटिकल एंगल से? दूसरा, उनकी कितनी वरीयता है? जो और लोग इस रेस में थे वो क्या खुश हैं? तो पार्टी के भीतर नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के बाद क्या सभी ठीक है या फिर कोई नाराजगी किसी को? नहीं, देखिए विशाल, आपको बता दूं कि 2 दिन से कयास लगा जा रहे थे, उठापटक चल रही थी कि समाजवादी पार्टी से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कई नाम सामने आए, इंद्रजीत और शिवपाल का भी नाम चला, और उसमें कहीं ना कहीं लालजी निर्मल का भी नाम चला। तो कई नाम ऐसे थे जिसमें कल से अटकलें लगातार चलती जा रही थी। उसी को सबको जो है अखिलेश यादव ने विराम लगाते हुए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि विशाल, अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इस नाम से ये प्रभावित करेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो पीडीए का फॉर्मूला था, दलित, पिछड़ा और अगड़ा अगर बात कर लीजिए या अल्पसंख्यक जैसे कह लीजिए, तो उसको साधने के लिए अखिलेश यादव ने ये ब्राह्मण का एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में ला के जो एक धमाका मचाया है। अचानक से कहीं ना कहीं माता प्रसाद का कहीं से पांडे का नाम ही नहीं था, लेकिन अचानक अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो ये मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण को साधने के लिए कवायद शुरू की गई है। कहीं ना कहीं पीडीए के साथ साथ ये देखा भी गया, क्योंकि ब्राह्मण जो है लगातार ये देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन चुनाव में कुछ ब्राह्मण छिटकता हुआ दिखाई दिया। अखिलेश यादव ने यही पूरी रणनीति बनाई कि दलित हमारे साथ है, पिछड़ा हमारे साथ है। अब कहीं ना कहीं अगले की बात है तो माता प्रसाद पांडे को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, जिसके बाद में कहीं ना कहीं ब्राह्मण हमारे साथ में हो जाए। दूसरी चीज ये बता दें कि माता प्रसाद पांडे जो है बहुत ही काबिल नेता है, अभी विधायक, पूर्व में जो है विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, तो काबिलियत पे उनकी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। एक सीनियर लीडर है, और पार्टी के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों ने सहमति जताई थी कि सारे लोग ये बात कह रहे थे कि जो अखिलेश यादव जिनको नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे उनके हम साथ में सदन में काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं विशाल, देखिए ये अखिलेश यादव ने बड़ी रणनीति के तहत माता प्रसाद पांडे को बनाया है, क्योंकि जो कयास लगाए जाए उस कयासों पर विराम लगाते हुए ब्राह्मण की राजनीति को साधते हुए कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे का नाम
आज जारी किया गया, उनको बना दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं। महाराजगंज के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने बीजेपी कार्यालय पर बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की जान के लिए महत्वपूर्ण आकांक्षाओं का बजट है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री की संकल्प का बजट है। मंत्री का कहना है कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसको ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। इस बजट में 40,000 करोड़ रुपए सड़क और 20,000 करोड़ रुपए रेलवे के लिए प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान का बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। यह इस सरकार की देन है। जो कलेक्शन होता था देश में राजस्व का, वह जो है कलेक्शन पिछले 10 वर्षों में 10.5 हजार करोड़ रुपए से बढ़ के 32 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश देश लगातार विकास के पथ पर इस सरकार की योजनाओं के चलते बढ़ता चला जा रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के लिए 40,000 करोड़ रुपया सिर्फ यहाँ हमारे जो नेशनल हाईवे है उनके लिए मिला है। 10 नए इस बार NH जिनको आप कहते हैं नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। 2000 ग्रामीण जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क होती है, 2000 नई सड़कों के निर्माण का लक्ष्य इस बार रखा गया है। लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में चल रही बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने शिकायत पेटी लॉन्च की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर, लखनऊ समेत कांग्रेस के 6 सांसदों के जिलों में शिकायत पेटी बनाई जाएगी। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ तहत पायलट प्रोजेक्ट की कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कमेटी में वकील, रिटायर्ड सीनियर अफसर और पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। वाराणसी में एडीएम सिटी के वायरल हो रहे वीडियो को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस तरह के अधिकारियों को जू में रख देना चाहिए जो लोगों की नाक और सर से को फोड़ रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों को सरकार संरक्षण दे रही है, इसलिए हम इस अफसर की बर्खास्तगी की मांग करते हैं। अरे भाई बंधु सभी साथी, आज हमारे कांग्रेस पार्टी की जो सोशल आउटरीच कांग्रेस है, उन्होंने एक आज प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें ये शिकायत, ये जो पेटी है, ये शिकायत पेटी हर जगह आपके हर जनपद में रहेगी और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये 3 जिले, 6 जो सांसद हमारे हैं उनके अलावा 3 ये जिले इसमें और जोड़े गए हैं जहां ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी यहाँ हम शुरू करेंगे। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते लेके चलेंगे और निश्चित तौर से इसमें जिला स्तरीय जो कमेटी है जो जिले स्तर पर इसमें शामिल रहेगी, उसमें वकील होंगे, सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, कांग्रेस के नेता होंगे, मीडिया के बंधु भी होंगे, समाज सेवी होंगे और हमारे जो जिला शहर के हमारे जो मेन बॉडी के लोग हैं उसमें वो भी शामिल होंगे। अगर वहाँ से वो चीज़ों का निस्तारण नहीं हुआ तो वो फिर हम लोग के पास आएगी प्रांतीय न्याय समिति, जिसमें हमारे सांसद उसमें होंगे, हमारे विधायकगण होंगे, प्रांतीय पदाधिकारी होंगे और वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे जो जिला और शहर के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। तो ये इसका पूरा का पूरा ये कार्य रहा जो हम लोग इसको करने वाले हैं। दूसरा, अभी सेवा दल का कार्यक्रम अभी रखा हुआ हम लोगों ने। सेवा दल में हमारे यहाँ 3 दिवसीय शिविर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो लोगों को पहले चलता आ रहा है लगातार, आप देखे होंगे सेवा दल में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलता आता था, बीच में थोड़े रुकावट और थोड़ी कारण से रुका रहा, वो हम इस 3 दिवसीय शिविर शुरू करने जा रहे हैं जो 6 तारीख से गाजियाबाद से शुरू हो रहा है। 6 से लेकर 8 तक गाजियाबाद से शुरू करेंगे और ये पूरे प्रदेश के हमारे मंडल स्तर पे
उसको जनपद स्तर पर ले जाने का प्रयास। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, खबरें जारी हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। क्या बताऊँ माँ, ये भी तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ना तोड़ता हूँ मैं जासा है नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इटावा में सभासद प्रतिनिधि दिलशाद अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने इसे एक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को भटकाने के लिए चेयरमैन के पति ये साजिश रच रहे हैं। अंसारी ने कहा कि साजिश के तहत ही मेरे फ़ोन पर पैसे डाले गए, जिसका मेरे पास सबूत स्क्रीनशॉट के रूप में मौजूद है। जो ये चंकी यादव हैं, ये हमारे मीट मार्केट गली का निर्माण कर रहे थे। वहाँ की जनता ने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि 6,22,000 का एस्टीमेट है मेंबर साहब, ये पुरानी ईंट पूरी बिछ गई है, थोड़ी ईंट रखी है। तब मैं वहाँ पे गया तो देखा कि पुलिया की भी हालत बिल्कुल खस्ता ध्वस्त। मैं ऐसे उठाने में बिस्किट की तरह वहाँ के लोगों ने उठा के दिखाया मुझे कि ये देखिए मेंबर साहब कैसी हालत ख़राब है। तो मैंने सभासदों को भी उसमें बुला के दिखाया कि ये देखिए ये बाट का काम हो रहा है, चंकी यादव ये काम कर रहे हैं जो कि चेयरमैन के ड्राइवर हैं, और उन्हीं के माध्यम से और भी बाटों में काम इसी तरीके से हो रहा है। कहीं पे गिट्टी 2 इंची डल रही है, कहीं पे 1.5 इंची डल रही है। मैं आपको सराय शेख में दिखा सकता हूँ, जिस जगह का ये वीडियो वायरल कर रहे हैं वहाँ गिट्टी 1.5 इंची डाली गई है, और कहीं कहीं पे गिट्टी आपको जो गिट्टी ईंट वाली गिट्टी होती है वो गिट्टी का तो 1 इंच भी नहीं पड़ी है, बालू बिछा के। इटावा के थाना इकदिल क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने पत्नी से परेशान होकर एसएसपी की चौखट पर पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ भागकर दूसरी शादी रचा ली है और अब उनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन पत्नी के परिजनों और पुलिस की मदद से जबरन उसकी पत्नी को घर में रखने का दबाव बनाया गया है, जिसके चलते अब उसकी कभी भी हत्या की जा सकती है। उन्होंने आपसे तलाक किए बिना दूसरे से शादी कर ली? हाँ कर ली, उसने दूसरे ने शादी कर ली, उसने दूसरे के साथ शादी कर ली। अच्छा, फिर इसके बाद? वो फिर आई घर पे। हाँ, घर पे आने के बाद वो फिर चली गई। दोबारा फिर चली गई? चली गई दोबारा फिर आई। वो थाने में जा कर के और उन्होंने कह दिया कि सांप नहीं है। चितभवन चौकी से आए मेरे घर पे और मेरी पत्नी को भीतर ताला तोड़ करके भीतर कर दिया। उस समय आप घर में मौजूद थे? मैं नहीं था घर पे, मैं कर रहा था काम। आपकी अनुपस्थिति में ताला तोड़ के घर के अंदर घुसवा दिया? हाँ। मऊ में अपराधियों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने शातिर अपराधी अंकुर राय की ओर से किए गए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की। ग्राम सभा चकरा में मुक्त कराई गई जमीन की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। न्यायालय तहसीलदार न्यायिक जनपद मऊ के वाद संख्या 3048/2020 बनाम अंकुर राय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतिम आदेश दिनांकित 1/11/2023
के क्रम में ग्राम चकरा तहसील सदर जनपद मऊ की घाटा संख्या 402 रकबा .036 हेक्टेयर खलिहान की भूमि, जिसको अंकुर राय पुत्र राम दरस, जो कि थाना कोपागंज का टॉप 10 का अपराधी है एवं इसके ऊपर गैंगस्टर एवं हत्या के दर्जनों अपराध पंजीकृत हैं, ने कब्जा कर रखा था, को बेदखल करते हुए छतपूत के रूप में 30,600 रुपये निष्पादन शुल्क एवं 1,000 रुपये से। औरैया से आरटीओ की गाड़ी ले जाकर अवैध रूप से वसूली करने का मामला आया, जहां परिवहन विभाग के कर्मचारी बिना आरटीओ के ट्रक और डंपर से वसूली करते नजर आ रहे हैं। बताया गया कि डीएम ने 2 दिन पहले ही कार्यालय परिसर में छापा मारकर 5 दलाल को गिरफ्तार किया था, लेकिन बावजूद इसके इन कर्मचारियों में कोई डर नहीं है। रोक रहे हो? कहाँ है अधिकारी तुम्हारा? तमाशा कर रहे हो रोड पे? वहां पे बैरियर लगाओ जमुना जी पुल पे। फिर तुम जमुना जी पुल पे बैरियर लगाओ ना। अधिकारी कहाँ तुम्हारा ये बताओ। तो आरटीओ साहब कहाँ है? गाड़ी तुम बदायूं की कुंवरगांव थाना पुलिस ने डोडा तस्करों का खुलासा कर 6 डोडा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम डोडा छिलका बरामद हुआ। बताया गया कि पकड़े गए सभी अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले। खुलासा हुआ है, क्या है पूरा? देखिए, जनपद बदायूं में मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कुंवरगांव की पुलिस ने कल रात को 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से टोटल 9 प्लास्टिक के बोरों में मादक डोडा बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 से 5 लाख के बीच है। इन कुल 6 अभियुक्तों की जो गिरफ्तारी की गई है, इनके खिलाफ अभियुक्त पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।